नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। आगरा से आई बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एसएस मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मेडिकल कॉलेज के गेट के सामने ही पीपीई किट पड़ी रही है और राहगीर उसी पीपीई किट के ऊपर से गुजरते रहे, जबकि पीपीई किट इस्तेमाल के बाद नष्ट कर दी जाती है। पीपीई किट पहनने का मकसद ही होता है कि संक्रमण से बचना, और उसी संक्रामक पीपीई किट को कुछ इस तरीके से बीच रास्ते फेंक दिया जाता है। एसएन मेडिकल कॉलेज में पीपीई किट के इस्तेमाल के बाद गेट के बाहर यूं ही फेंक दी गई। अब इस लापरवाही से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा मानो बेखबर हो। इस बारे में आगरा के जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अस्पतालों को साफ निर्देश है कि इस तरह की लापरवाही ना करें। आ जाओ वो तो ये तस्वीरें हैं आगरा की, जहां पर किस तरीके से सरे राह पीपीई किट को फेंक दिया जाता है। अब इससे संक्रमण नहीं फैलेगा तो क्या होगा? इस पीपीई किट को पहनकर ही कोरोना संक्रमित लोगों के पास जाते हैं, मरीजों की देखरेख करते हैं, कई बार शवों को लेकर जाते हैं, लेकिन उस पीपीई किट को बायोमेडिकल वेस्ट समझ के सही से डिकम्पोज करना होता है, नष्ट करना होता है। आ जाओ वो तो कोरोना के संकट के बीच एक नई बीमारी ब्लैक फंगस ने लोगों की और शासन की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसमें ज्यादातर स्टेरॉइड के इस्तेमाल और शुगर लेवल बढ़ने की वजह से आंखों में सूजन आती है। ब्लैक फंगस नाम की इस दुर्लभ बीमारी के कुछ मरीज महाराष्ट्र और गुजरात में मिले हैं, लेकिन अब मेरठ में भी ये देखने को मिले हैं, जिन्हें इलाज के लिए मुजफ्फरनगर और बिजनौर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये बीमारी डायबिटीज के मरीजों या फिर कम इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस बीमारी में मरीज का नाक बहना, चेहरे पर सूजन आना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, खांसी, मुंह में छाले और दांतों का हिलना जैसे लक्षण देखे जाते हैं। बताया जा रहा है कि कोविड के बाद ब्लैक फंगस के इलाज के लिए लोगों को भर्ती कराया गया, और अक्सर ये होता इसलिए है स्टेरॉइड और जो दवाएं दी जाती हैं उसके साइड इफेक्ट के तौर पर ये सामने आता है। बहराइच की खबर है। यहां 16 साल का बेटा 8 घंटे तक पिता की लाश पर रोता रहा। स्ट्रेचर पर पिता की लाश तो दूसरी तरफ शव ले जाने के लिए कोई साधन नहीं। मानो इस बच्चे पर क्या गुजरी होगी। ये बेटा पिता की तबीयत खराब होने पर एम्बुलेंस से अस्पताल उसे ले तो आता है, लेकिन जिस एम्बुलेंस से वो आया उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, इसीलिए रास्ते में ही पिता ने दम तोड़ दिया। इसके बाद वो स्ट्रेचर पर 8 घंटे तक यूं ही खड़ा रहा अपने पिता की लाश लेकर कि कोई एम्बुलेंस मिले तो ये वापस जाए। अब इस पूरे वीडियो पर कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। उधर आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की लापरवाही सामने आई है, जहां मेडिकल कॉलेज के सामने घंटों तक पीपीई किट यूं ही पड़ी रही, वहां से लोग गुजरते रहे। इस लापरवाही का खामियाजा कितना बड़ा हो सकता है, कौन भुगतेगा, ये आपको भी पता है। डीएम की माने तो ऐसा नहीं करने के निर्देश हैं, लेकिन निर्देश का असर कहां हो रहा है? आखिर ऐसे तो संक्रमण बढ़ेगा ही। सिर्फ आगरा ही नहीं, प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहां लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसका अंदाजा इन 5 तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं। बहराइच की बात करें तो 8 घंटे तक स्ट्रेचर के पर पड़ी लाश के साथ बेटा खड़ा रहा इंतजार में कि एक एम्बुलेंस मिले, रोता रहा, उसे साधन नहीं मिला। अमेठी गांव-गांव टेस्टिंग अभियान के नाम पर क्या हो रहा है? जिसकी कभी जांच नहीं हुई, जिसे दवा नहीं दिया गया, उसे कागजों में पॉजिटिव बता दिया गया। श्रावस्ती गंदगी का अंबार, मानो जानबूझकर महामारी को दावत दी जा रही है। गाजीपुर में भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गांव में टेस्टिंग करने वाली टीम बिना जरूरी सामान के पहुंच गई। अब ऐसे में टीम के ऊपर भी कोरोना का संकट बरकरार है। अमेठी से ही दूसरी खबर, यहां भी वही कहानी, बायोमेडिकल वेस्ट मनचाही जगह फेंके जा रहे हैं।
कोरोना महामारी के दौरान संक्रमण रोकने के लिए सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इस पर जोर दिया जाता रहा है। लेकिन अलीगढ़ में लोगों की लापरवाही जिले में कोरोना संकट को और बढ़ाने वाली है। शासन प्रशासन के इंतजामों और सख्ती के बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अलीगढ़ मुख्य बाजार महावीरगंज की ये तस्वीरें हैं। बाजार खुलने का टाइम सुबह 7 बजे से 11 बजे तक का है, लेकिन जैसे ही बाजार खुला लोग खरीदारी के लिए टूट पड़े। ट्रैफिक जाम लग गया। हालात ऐसे कि दुकानदार को डंडा लेकर जाम खुलवाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। ऐसे में सवाल ये है, ये भीड़ लगाकर लोग खुद से अपने ऊपर मुसीबत ले आ रहे हैं। कोरोना संकट के बीच पैदा हुए ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए कई जनप्रतिनिधि भी मदद के लिए सामने आ रहे हैं। आज भाजपा सांसद वरुण गांधी ऑक्सीजन सिलेंडर की खेप लेकर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे। वरुण गांधी ने अपने निजी खर्च पर मुंबई से 115 सिलेंडर मंगवाकर पीलीभीत के डीएम को सौंपा। पीलीभीत में 127 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी जिले में 2185 एक्टिव केस हैं। तो ऐसे में ये जंबो सिलेंडर हैं जो अपने निजी खर्च से 115 ऑक्सीजन सिलेंडर जिलाधिकारी को सौंपा है। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते इस मुसीबत की घड़ी में अपनों के लिए ये मदद की खेप पीलीभीत के लिए कुछ कम नहीं है। 115 जंबो सिलेंडर लोगों के लिए। कोरोना की दूसरी लहर से लखीमपुर खीरी भी अछूता नहीं है। जिले में कोरोना का कहर हर जगह देखने को मिल रहा है। मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन ज्यादातर मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी है, जिसे देखते हुए शहर के गुरुद्वारा सिंह सभा में सर्वधर्म समाज ने ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की है। कोरोना से जूझ रहे मरीजों के लिए गुरुद्वारे में ऑक्सीजन बांटी जा रही है। आप लोग थोड़ा दूरी बना के खड़े होइए। ये भी खोल देंगे ना। उनसे कह देना हमारे पास फोन कर लें। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो से लेकर बरेली पहुंची और ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 3 टैंकर में भरकर 49.7 टन ऑक्सीजन बरेली लाई गई। ये ऑक्सीजन अब बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, हरदोई के अस्पतालों में भेजी जा रही है, जहां भर्ती कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। तो ऑक्सीजन की जैसी कमी रही है, इसे लेकर खुद मंत्री संतोष गंगवार ने चिट्ठी लिखी थी कि बरेली में कमी है, तमाम लोग जूझ रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से। अब जाकर इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस से थोड़ी राहत की सांस जरूर ले सकते हैं वहां तमाम मरीज जो एक्टिव केसेस हैं। बड़ी खबर मिल रही है, पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर पुलिस की टीम ने छापा मारा है। इस वक्त की बड़ी खबर, छापेमारी की खबर मिल रही है धनंजय सिंह के घर पर। जौनपुर में धनंजय सिंह के घर पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है और छापेमारी का क्रम चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जौनपुर से, धनंजय सिंह पूर्व सांसद के घर पर छापेमारी की खबर। कई थानों की पुलिस फोर्स इस वक्त मौजूद है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के घर पर छापेमारी की खबर मिल रही है जौनपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, कई थानों की पुलिस इस वक्त मौजूद है। पूर्व सांसद की तलाश में यह छापेमारी चल रही है। तो कई थानों की पुलिस फोर्स धनंजय के घर पर मौजूद है। खंगालने की कोशिश, कोई सबूत, कोई तार। तो जौनपुर में धनंजय सिंह पूर्व सांसद के घर पर छापेमारी की खबर मिल रही है। धनंजय सिंह की खोज के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। ऐसे में घर पर पहुंचकर छापेमारी का क्रम जारी है। कई थानों की टीम इस वक्त मौजूद है धनंजय सिंह के घर पर। पूर्व सांसद की तलाश में यह छापेमारी चल रही है। ऐसे तमाम ठिकाने जहां धनंजय सिंह हो सकते हैं, उन्हें खोजने के क्रम में यह छापेमारी की खबर मिल रही है, घर से ही, जौनपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, जौनपुर में धनंजय सिंह के घर पर छापेमारी, धनंजय सिंह की खोजबीन के लिए। तो कई थानों की पुलिस फोर्स धनंजय सिंह के घर पर इस वक्त छापेमारी कर रही है।
सांसद की तलाश में छापेमारी की खबर मिल रही है। जौनपुर से घर पर ही पुलिस की कई टीम मौजूद है खोजबीन के लिए, सुराग निकालने के लिए। धनंजय सिंह का कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है इस वक्त एक ब्रेक का है। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। ब्रेक के बाद अब बात कर लेते हैं लखनऊ की। हज हाउस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। 255 बेड के इस कोविड अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज होगा। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी मौजूद रहे। मीडिया से मुखातिब होते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सीएम योगी कोरोना काल में अच्छा काम कर रहे हैं। उनके उठाए कदमों की विश्व स्तरीय तारीफ हो रही है। बता दें कि लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह की पहल पर डीआरडीओ और एएचएल ने मिलकर मिशन मोड में कोविड अस्पताल तैयार किया है। उधर यूपी में लगभग 10,000 कैदियों को जेल से रिहा करने की तैयारी की जा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद इन कैदियों को 8 हफ्ते के पैरोल पर छोड़ने का काम हो रहा है। दरअसल बढ़ते संक्रमण के बीच जेल में भी कोरोना का खतरा बढ़ गया है। हालांकि इस बार सरकार पहले उन कैदियों को पैरोल पर रिहा करेगी जो पिछली बार तय वक्त पर वापस जेल आ गए थे। गाजियाबाद के सोसाइटी से एक मामला सामने आया। क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक सोसाइटी में एक फ्लैट में रहने वाले परिवार में से 6 लोगों में 4 की मौत हो चुकी है, जबकि परिवार में 6 और 8 साल की 2 बच्चियां बस बची हैं। 27 अप्रैल को पहली मौत दुर्गेश की हुई। उसके बाद 4 मई को दुर्गेश के बेटे और 5 को दुर्गेश की पत्नी इस दुनिया से चल बसे। दुर्गेश की पुत्रवधू निर्मला की मौत 7 मई को हो गई। दोनों का जो लोग हैं आसपास में, उनका कहना है कि दुर्गेश के परिवार को अगर सही वक्त पर जरूरी इलाज मिल जाता तो ये दोनों बच्चियां आज ऐसे अनाथ न होती। अंबेडकर नगर में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। मखदुमपुर के शिवपाल गांव में अवैध शराब से 5 लोगों की जान चली गई। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनका इलाज चल रहा है। मरने वाले 4 लोग एक ही गांव के थे, जबकि एक शख्स दूसरे गांव का था। बताया जा रहा है कि शराब आजमगढ़ से लाई गई थी। इस मामले में आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े होते हैं कि क्षेत्र में शराब बेची जा रही थी तो ये कहां थे। वहीं जिलाधिकारी के आदेश पर अब इस पूरे मामले पर जांच के आदेश हैं। वो कोवाई थाना क्षेत्र आजमगढ़ जनपद के जो मित्तुपुर जगह से कुछ शराब ले आया और गांव में लगभग 12 लोगों को पिलाया और उसमें से 3 लोगों को हालत गंभीर हो गया है और रात में एक आदमी का डेथ हो गया और अगला दिन जो 9 तारीख को 2 लोगों को डेथ हो गया है करके। सो इसी की सूचना हम लोगों को मिलने के बाद हम लोग तत्काल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन चालू करवाने के लिए कह दिया है और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर भी सैंपलिंग कलेक्ट करके उस सैंपल का टेस्ट करने के लिए कह दिया है। आज से यूपी के कई शहरों में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। कोविड गाइडलाइन के साथ शराब की बिक्री हो रही है। 4 तस्वीरें दिखाते हैं। शराब की दुकान खुलते ही कैसे लोग कतारों में लग गए। गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी, तो चंदौली में शाम 6 बजे तक दुकानों को खोला जाएगा। पूरे दिन दुकान खुलने के बावजूद भी लोग किस तरीके से उमड़ पड़े। एक ही वक्त पर इतने सारे लोग बाहर निकल आए। आप देखिए इन तस्वीरों को। वैसे ज्यादातर जगहों पर शराब की दुकानें खोली गई हैं। यूं तो कोविड गाइडलाइन के साथ शराब देने का हवाला दिया गया है, लेकिन गाजियाबाद में तस्वीरें कुछ और ही कहती हैं। दुकान खुलते ही लोग कैसे उमड़ पड़े। कोविड गाइडलाइन को भूलकर ठेकों के बाहर लंबी लाइन देखने को मिली। ये देखिए तस्वीरें। भैया थोड़ी दूरी बना ले भाई साहब। ये देखिए, अनाउंसमेंट करने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर इतनी हड़बड़ी क्यों है। 7 बजे तक दुकान खुलने के आदेश है, बावजूद इसके लोग किस तरह से शटर के पास इकट्ठे हैं। कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें कई ठेकों से आई हैं, कई दुकानों से आई हैं, जहां पर पुलिस को भी लगाना पड़ रहा है और लोगों को समझाना पड़ रहा है कि दुकान 7 बजे तक खुलेगी। इस तरीके से शटर पर देखिए, यहां कहां है सोशल डिस्टेंसिंग। इस तरीके से ये अपने घर वापस जाएंगे। प्रशासन ने छूट दी है तो उसे गाइडलाइन के साथ मानते हुए 7 बजे तक का वक्त, पूरे दिन अगर दुकान खुली रहती है तो
इंतजार किया जा सकता है। भैया थोड़ी दूरी बना ले भाई साहब, थोड़ी दूरी बना ले भैया। आज बहुत अच्छी मिल रही है हमें शराब, ठेके खुलने की खुशी हो रही है हमें, क्योंकि रोज हमें ब्लैक में मिल रही थी शराब। यही उम्मीद करता हूँ कि खुले रहें ठेके। इसमें तो ये है कि भाई लोगों का भी फायदा है, इधर उधर से कोई गलत शराब ना पिए, कोई जहरीली शराब ना पिए, और फिर ये शराब वगैरह जो ब्लैक में मिल रही थी वो रेट टू रेट मिलेगी, तो सरकार के राजस्व में भी फायदा होगा और पब्लिक का भी फायदा होगा। दुकानें खुली तो कहानी ये है कि लोग लड़ने को भी तैयार हैं। तस्वीरें बहराइच से आई हैं। शराब की दुकान पर 2 गुटों की भिड़ंत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। डंडा उठा के मारा, बाकायदा विधिवत कंप्लेन लिखाऊंगा। हमें गुस्से हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण और कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए प्रयागराज जिले में परेड स्थित IIIC यानी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। ये कंट्रोल रूम कोरोना की सेकेंड वेव आने के बाद से 10 अप्रैल से लगातार 24 घंटे काम कर रही है। नगरी प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में शामिल है जहां कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। प्रयागराज में अब तक तकरीबन 75,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में संक्रमित लोगों के इलाज की, उन्हें सही जानकारी देखने की जो व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से, वो किस तरह से काम करती है, आज हम आपको वो समझाने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज में इसके लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में 3 हेल्प सेंटर बनाए गए हैं, कॉल सेंटर बनाए गए हैं, और इनमें से एक है जहां पर 14 जोन में बांटा गया है पूरे ज़िले को, शहर को 12 जोन में और ग्रामीण इलाके को 2 जोन में। वहां से लोगों की जो समस्याएं आती हैं उन्हें दूर किया जाता है। इसके साथ साथ 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, उसके लिए एक अलग कंट्रोल रूम बनाया गया है। ये उनके नंबर हैं। यहाँ पर जो लोग परेशान हैं, चाहे उनको बेड नहीं मिल रही हो, चाहे ऑक्सीजन की समस्या हो, एम्बुलेंस नहीं मिल रही हो या किसी दूसरे तरीके की समस्या हो, उसके लिए बनाया गया है। और एक ये जो तीसरा सबसे बड़ा कंट्रोल रूम है, वो वहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर उन लोगों को कॉल किया जाता है, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है, डेली उनके हेल्थ का जो डाटा है उसकी फीडिंग की जाती है, और जब ज़रूरत पड़ती है किसी डॉक्टर से बात कराने के लिए तो वो कॉल जो है वो डॉक्टर्स को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। हर शिफ्ट में विशेषज्ञ डॉक्टर भी यहाँ पर बैठते हैं, जो अलग अलग अधिकारियों के, अलग अलग विभागों के अधिकारी हैं, उनका कोऑर्डिनेशन यहाँ पर होता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो ये पूरा का पूरा कंट्रोल रूम है ये 24 घंटे काम करता रहता है। तो समझा जा सकता है कि मुश्किल घड़ी है, बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, फिर भी प्रशासन जो है वो कोऑर्डिनेशन के ज़रिए लगातार संक्रमितों के या जो परेशान लोग हैं या जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करने की कोशिश करता है। हालांकि जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं उसमें ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है वो नाकाफ़ी साबित हो रही हैं और सुधार की ज़रूरत बताई जा रही है। लेकिन फिर भी इस तरीके के सिस्टम से जो परेशान लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक संपर्क कर उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाती है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। इसी के साथ रुकेंगे ब्रेक के लिए। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ABP गंगा के साथ। खबर आपकी जुबान।